आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के प्रयोग से सिंपल बनाना। जो इन्फिनेटिव होता क्या है पहले ये ध्यान लेना चाहिए। इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव जान लेते होता क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की प्रथम अवस्था के पहले जब टू लग जाता है तो हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है। इसका ये हमारी वर्ब नहीं रह जाएगी, ये क्या रह जाएगी? ये हमारी मुख्य क्रिया नहीं रह जाएगी, मुख्य क्रिया नहीं रह जाएगी, बल्कि यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये हमारी क्रिया नहीं रह जाएगी, क्रिया हमारी कुछ दूसरी होगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी मुख्य क्रिया नहीं रह जाएगी, बल्कि यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब कही जाएगी। इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे, अर्थात इसके होने के साथ साथ हमारी मुख्य क्रिया कोई दूसरी होगी, हमारी फाइनाइट वर्ब कोई और होगी। इसका हिंदी अर्थ जो निकलता है, सिंथेसिस बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वाक्यों को हम हिंदी में कनेक्ट करें और उसके बाद उनका जो है संयोजन करें, तो हमारा बहुत आसान हो जाता है। इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा, हिंदी अर्थ जो निकलेगा क्रिया में हमारे साथ, ये हिंदी में जो अर्थ निकलेगा क्रिया के साथ, क्रिया में प्लस ना नी ने, ये हिंदी अर्थ इसका निकलेगा। क्रिया प्लस ना नी ने इत्यादि करके इसका अर्थ निकलेगा। जैसे कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गया, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई वेंट। तो जो हमारी मुख्य क्रिया थी कौन हो गई? वेंट। आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अब यहाँ पे आपको बताते चले, हमारा जो मेन वर्ब था ये हमारा क्या था? मेन वर्ब। ये हमारी क्या थी? मेन वर्ब। ये हमारी थी मेन वर्ब। लेकिन जो हमारी ये टू सी थी, ये हमारी क्या थी? नॉन फाइनाइट वर्ब। और उसमें भी कौन सी कैटेगरी थी? नॉन फाइनाइट वर्ब में भी थी, क्या थी? इन्फिनेटिव। जो हमारा क्या यहाँ पे प्रकट क्या कर रही थी? ये एक मकसद को प्रकट कर रही थी, उद्देश्य को प्रकट कर रही थी। काहे को प्रकट कर रही थी? उद्देश्य का भाव प्रकट कर रही थी, उद्देश्य प्रकट कर रही थी। अब थोड़ी देर के लिए मन में प्रश्न आता है कि सर टू यहाँ पे भी लगा है, आगरा के पहले ये इन्फिनेटिव क्यों नहीं हुआ? तो ये देख लीजिए, ये टू प्लस आगरा हमारा है, टू प्लस आगरा, यहाँ पर ये कोई वर्ब नहीं, ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है, इसलिए इसे इन्फिनेटिव हम नहीं मानेंगे। हमारा इन्फिनेटिव क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगना चाहिए। तो मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा, मतलब इन्फिनेटिव के रेल बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव की सहायता से वाक्यों को संयोजित करना। तो हम उद्देश्य को संयोजित कर सकते हैं, हम परिणाम को संयोजित कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य हमारा, हमने क्या कहा? उद्देश्य वाला वाक्य हो तो उसको संयोजित कर सकते हैं, हम कारण और परिणाम को संयोजित कर सकते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा, सीता इज टू पुअर टू बाई अ कार, कार खरीदने के लिए बहुत। तो यहाँ पे क्या था? कारण क्या था इसमें? कारण था गरीबी, कारण क्या था? गरीबी। परिणाम क्या रहा? परिणाम ये हुआ कि वो कार नहीं खरीद सकती थी, कार खरीदना असंभव था। परिणाम क्या रहा? कार नहीं खरीद सकी, कार नहीं खरीद सकती है। तो हम परिणाम वाले वाक्य को कनेक्ट कर सकते हैं, हम उद्देश्य वाले वाक्य को कनेक्ट कर सकते हैं इन्फिनेटिव प्रयोग से। यहाँ पे क्या लिखा है? टू प्लस बाई, ये हमारा जो कनेक्ट किया, ठीक। तो ये सर क्यों नहीं हुआ? ये तो TOO है, एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ, तो इसका कोई रोल नहीं है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी अर्थ भी हमने बताया था, क्रिया में क्या निकलता है? ना नी ने। देखिए देखने, यहाँ पे क्या लिखा है? खरीदने। तो ये हमारे जानकारी होगी आपको इन्फिनेटिव की।
अब कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको इतना शॉर्टकट तरीका बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, केवल 3 रूल और फटाफट ये हो जाएगा। इन्फिनिटिव बहुत आसानी से हो जाता है, मिटा लेते हैं इसको। दो वाक्य ए व बी है, कर्ता समान है, क्रिया व उसका उद्देश्य प्रकट हो तथा उद्देश्य सूचक वाक्य में कहीं न कहीं पर टू प्लस वर्ग की फॉर्म पहले से लिखी हो, तो बस यहीं से उठाकर अनुवाद में जोड़ देते हैं। जैसे लिखा है ही went to Delhi. He wanted to see the red fort. He went to Delhi. He wanted to see the red fort. दो वाक्य हमारे हो गए, ए वाक्य ये हो गया, बी वाक्य हमारा ये हो गया। कर्ता समान है, दोनों के कर्ता क्या है, समान है। क्रिया क्रिया ये हुई, कार्य ये हुआ, और क्या उद्देश्य था, ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट, वह दिल्ली गया, वह रेड फोर्ट देखना चाहता था, वो दिल्ली गया, वह लाल किला देखना चाहता था। तो हमारे पास हमने क्या कहा, कहीं ना कहीं टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म पहले से लिखी हो, तो जहां पे से लिखी है वहीं से हम उस हिस्से को काट लेंगे, बस इसको उठा लीजिए, इसमें चिपका देते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। अब जरा सा एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा सेंटेंस सही हुआ या नहीं। द रेड फोर्ट, वह दिल्ली गया, वह रेड फोर्ट देखना चाहता था, लाल किला देखना चाहता था। सेंटेंस क्या हो गया, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, टू सी द रेड फोर्ट, लाल किला देखने के लिए वो दिल्ली गया। उसका मकसद क्या था, रेड फोर्ट को देखना, वही मकसद वाला हिस्सा इसमें उठा के हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल आसानी से बन गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे लिखा है दिवाकर वेंट टू कानपुर, हिज ऑब्जेक्ट वाज टू मीट हिज फ्रेंड। दिवाकर कानपुर गया, उसका लक्ष्य वाज टू मीट हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज जानबूझ के सेंटेंस लिखा, यहाँ पे हमारा कर्ता जो समान नहीं है, उसका उद्देश्य, सीधे सीधे क्या किया, बात वही है, कर्ता समान, हमने कहा था कर्ता समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए हिज ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य, लेकिन ये किसका उद्देश्य है, दिवाकर। तो कहीं ना कहीं कर्ता यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन कर्ता का रोल किसका है, दिवाकर का है। मतलब अगर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, इसी सेंटेंस को लिख सकते थे, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड। ये सेंटेंस भी हम लिख सकते थे इसी सेंटेंस को, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं अगर कभी सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको देखना क्या है, अगर आगे टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस लिखा है, बस वहीं से उठा के पहले वाक्य में उसको जोड़ देते हैं, बहुत आसानी से सिंपल बन जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दिवाकर वेंट टू कानपुर, दिवाकर कानपुर काहे के लिए गया, टू मीट हिज फ्रेंड, बस यहाँ से उठा ला, क्या हो जाएगा, टू मीट हिज फ्रेंड, टू मीट हिज फ्रेंड। तो ये हमारा दूसरे तरफ उदाहरण हो गया। अब हमारा रूल 1 हो गया, रूल दूसरा की तरफ देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
बी हेल्पिंग वर्ब को मैंने क्या बताया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये शब्द लगे हों, बी हेल्पिंग वर्ब लगे हों, इज, एम, आर हो। फिर बाद में क्या लगा, वेरी या क्वाइट लगाओ। इसके साथ एक चीज बता दें, यहाँ पे क्रिया नहीं होगी। एक चीज क्या होगी, बी हेल्पिंग होगा, वेरी क्वाइट होगा, प्लस क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, ए वाक्य में बी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो तथा बी वाक्य में क्या हो, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, ज्यादातर क्या होगा, कैन या कुड हो और नॉट हो। तो क्या करना है, जहां पर जैसे ए वाक्य में बी हेल्पिंग वर्ब हो, वेरी क्वाइट हो, क्रिया नहीं हो, तो क्या करेंगे, बी वाक्य में कर्ता के बाद, और दूसरी तरफ क्या है, तथा बी वाक्य में कर्ता के बाद सहायक क्रिया, ज्यादातर कैन या कुड हो और नॉट हो। तो क्या करेंगे, जहां पर वेरी और क्वाइट हो वहां पर टू लगाओ, TOO, एडवर्ब टू का प्रयोग करो, तथा बी वाक्य में कर्ता से लेकर नॉट तक सब हटाकर टू क्रिया को पहले, टू क्रिया के पहले लगा दो। यही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कहने का मतलब यह है, एडवर्ब टू के प्रयोग से, एडवर्ब टू के प्रयोग से, एडवर्ब टू के प्रयोग से सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। जब ऐसे वाक्य होंगे तो एडवर्ब टू के प्रयोग से सिंपल बनाएंगे। देखें सेंटेंस देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। सेंटेंस लिखा है, मोनू इज वेरी पुअर, मोनू इज वेरी पुअर, ही, मोनू इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट buy books, मोनू इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई बुक्स। हमें क्या करना है, देखना है, माना दो वाक्य ए और बी, हमारे पास दो वाक्य हैं, कर्ता क्या है, दोनों के समान है, कर्ता समान है, कारण क्या है, गरीब है, परिणाम क्या है, कारण ये है, परिणाम ये है, कारण ये हमारा क्या है, कारण ये हमारा क्या है, परिणाम, कारण है, परिणाम है। अर्थ निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, अपने आप से थोड़े कह देंगे मोनू इज वेरी पुअर, मोनू बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाई बुक्स, गरीब होने के कारण क्या नहीं खरीद सकता, किताबें नहीं खरीद सकता। तथा ए वाक्य में बी हेल्पिंग वर्ब हो, बी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दी हुई है, बी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है, तथा बेरी लगा हो, यहाँ पे क्रिया नहीं है, पुअर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है ये, और फिर क्या कहता है, आगे करता हो, फिर कैन या कुड नॉट हो, कैन या कुड नॉट हो, तो हमें क्या करना होगा, वेरी की जगह पे टू करना होगा, वेरी की जगह टू करना होगा। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बता देते हैं, वेरी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, टू, TOO, टू, और ये पूरा हिस्सा हमारा हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये पूरा हिस्सा हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, टू। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मोनू इज टू पुअर, मोनू इज टू पुअर। आगे क्या बचा, ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, ये और ये कट गया, बचा क्या, टू बाई बुक्स। मोनू पुस्तकें खरीदने के लिए बहुत गरीब है, मोनू पुस्तकें खरीदने के लिए बहुत गरीब है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखा है, is very tired, सीता is very tired, she cannot run, she cannot walk, is very tired, she cannot walk fast, सीता बहुत थकी हुई, वह चल नहीं सकती। क्या करना है, अब थोड़ी देर दिमाग में आएगा, सर टायर्ड ये वर्ब तो नहीं है, नहीं, टायर्ड वर्ब अगर होती तो उसके पहले वेरी कहाँ से आ जाता, तो क्या है, सीता इज वेरी टायर्ड, टायर्ड मतलब थकी हुई है, एक अगर वर्ब के रूप में हम ले रहे हैं तब भी ये विशेषण की तरह, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो विशेषण की तरह कार्य करती है, तो ये कहीं ना कहीं विशेषता की बतबट कर रहा, थकी हुई, सीता इज वेरी टायर्ड, सी कैन नॉट वॉक फास्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, जहाँ पे वेरी लगा है वहाँ पे क्या लगा देंगे, सीता इज टू टायर्ड, सीता इज टू टायर्ड, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या बन जाएगा, केवल टू बन जाएगा। सेंटेंस हमारा बनेगा, सीता इज टू टायर्ड, सीता इज टू टायर्ड, आगे क्या हो जाएगा, टू वॉक फास्ट, सीता इज टू टायर्ड टू वॉक फास्ट, सीता इज टू टायर्ड टू वॉक फास्ट। तो हमारा ये यूज टू के द्वारा, हमारा इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल बन गया।
फिर से हम आपको बता रहे हैं, माना दो वाक्य ए व बी है, कर्ता समान है, कारण परिणाम का संबंध हो, तथा ए वाक्य में बी हेल्पिंग वर्ब हो, वेरी, क्वाइट हो, इसके बाद क्रिया नहीं होगी। यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में कोई विशेषण ही होगा। ज़्यादातर क्या होगा यहाँ पर ज़्यादातर 90% केसेस में, 90% मामलों में 90% क्या होगा, कोई विशेषण हो, 90% विशेषण ही होगा, 90% विशेषण होगा। ठीक, 90% क्या होगा, विशेषण होगा। तथा बी वाक्य में कर्ता के बाद सहायक क्रिया ज़्यादातर कैन या कुड हो और नॉट हो, तो क्या करेंगे, जहाँ पर वेरी और क्वाइट हो वहाँ पर क्या लगा दो, टू लगा दो। तथा बी वाक्य में कर्ता से लेकर नॉट तक सब हटाकर वहाँ पे टू लगा दो क्रिया के पहले। एडवर्ब टू के प्रयोग से सिंपल बनाएंगे। तो हमने ये सेंटेंस आपको बता दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। रूल नंबर 3 पे आते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, उपरोक्त दोनों शर्तें ना हो तो ज़्यादातर अर्थ निकाल कर जोड़ेंगे, कर्ता समान भी हो सकते हैं, किंतु कभी कभी क्या होगा, जो एक वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, जो ए वाक्य का हमारा क्या होगा, ए वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, वो बी में क्या होगा, बी वाक्य में हमारा सब्जेक्ट का संबंध होगा। ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जिसे मैं बताता हूँ। आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। तो पहले एक चीज समझते हैं, जो ये मॉडल है, विल, सेल, कैन, कुड, सेल, शुड, इनके बाद हमारा मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो कहीं से टू, ये मान के चलिए यहाँ पे टू छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ है तो भी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे अर्थ निकाल के बनाना होगा। मॉडल जो हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल जो होती हैं, मॉडल सहायक क्रिया होती हैं, मॉडल्स के बाद हमारा टू नहीं लगा होता, तो विल, सेल, वुड ऐसे सेंटेंस में यूँ मिल सकता है। तो हम इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, मेरे पास कुछ कर्तव्य मुझे उनको पूरे करने, तो क्या हो जाएगा, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। दिमाग में आ सकता है कि देम कहाँ गया, देम किसके लिए लगा था, देम लगा था हमारा ड्यूटीज के लिए। ड्यूटीज जब आ गया तो देम को लगाने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ सेंटेंस देखते हैं, जिसमें एक सेंटेंस देखते हैं जिसे लिखा है, सेंटेंस लिखा है, हरी हैज सम डॉग्स दे विल गार्ड हिज ऑफिस। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे कर्ता हमारे समान नहीं है, कर्ता हमारा समान नहीं है। जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें हमारे कर्ता समान नहीं है। और है क्या, इधर का जो ऑब्जेक्ट है वो इधर क्या बना हुआ है, ये हमारा समान है। ये ऑब्जेक्ट जो इधर का ऑब्जेक्ट था वो इधर सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक, तो हमने क्या कहा था, कर्ता समान भी हो सकते हैं, किंतु कभी कभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का संबंध होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर सब्जेक्ट बना हुआ है। सेंटेंस क्या है, हरी के पास कुछ कुत्ते हैं, वो उसके ऑफिस की सुरक्षा करेंगे। तो हम सीधे कहते हैं हरी के पास कुछ कुत्ते हैं, काहे के लिए, उसके ऑफिस की सुरक्षा करने के लिए। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, हरी हैज सम डॉग्स। हरी हैज सम डॉग्स, काहे के लिए, टू गार्ड। मकसद क्या है, क्या जरूरत है उनका, उद्देश्य क्या है, सीधी सी बात है, उद्देश्य प्रकट कर रहा। हरी हैज सम डॉग्स टू गार्ड हिज ऑफिस, टू गार्ड हिज ऑफिस। अभी इसी में हम और आपको उदाहरण बताते हैं थोड़ा सा, जो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें कर सकते हैं। इससे लिखा है, सेंटेंस देखते हैं कुछ अलग टाइप का। मोहित हर्ड ऑफ माई सक्सेस। मोहित ने मेरी सफलता का समाचार सुना। ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न हुआ। अब जब ऐसे वाक्यों में कोई एक क्रिया पूरी हो चुकी हो, यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है, कारण नहीं है, प्रभाव है, वो खुश था, काहे कारण था, मोहित ने मेरी सफलता का समाचार सुना, उसका प्रभाव क्या हुआ, वो प्रसन्न हुआ। तो ये सेंटेंस जब इसमें कहीं ना कहीं कार्य पूरा हो रहा हो,
कोई उद्देश्य नहीं बल्कि कार्य पूरा हो गया हो, तो इसमें कैसे बनाते हैं सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस ही किसके लिए लगा था, मोहित, इधर से सेंटेंस शुरू होगा, मोहित वाज ग्लैड टू हैव हर्ड। यहाँ पे हम काहे का प्रयोग करेंगे, टू हैव हर्ड। जब हमारा कार्य पूरा हो गया होगा तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से हैव का प्रयोग कर देंगे, टू हैव हर्ड ऑफ माई सक्सेस, टू हैव हर्ड ऑफ माई सक्सेस। मोहित वॉज ग्लैड टू हैव हर्ड ऑफ माई सक्सेस। अभी यहाँ पे हम आपको एक दो सेंटेंस ऐसे बताते हैं जहाँ पे थोड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे सेंटेंस ये मिटा देते हैं पहले, मोहन वांटेड टू एजुकेट हिज सन। मोहन अपने बेटियों को शिक्षित करना चाहता था, उसने उसको अमेरिका भेजा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। हालांकि इसमें टू एजुकेट हिज सन लिखा है, तो ही किसके लगा, मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिम, ये भी कर सकते थे। जो हमारा रूल नंबर 1 था उसके हिसाब से, तो ये ही किसके लिए लगा था, मोहन के लिए। तो मोहन, हिम किसको भेजा, हिज सन को, मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका, अगर हम कहें टू एजुकेट, मोहन ने अपने बच्चों को अमेरिका भेजा काहे के लिए, टू गेट एजुकेटेड। जब कभी आपको बता दें एक जुगाड़, टू गेट एजुकेटेड, शिक्षित कराने के लिए। जब कभी शादी कराने वाला सेंटेंस हो या शिक्षित कराने वाला हो तो ध्यान दें, शादी की बात आ रही है, शादी करानी है, शादी कराने वाला सेंटेंस हो, तो टू गेट मैरिड। और अगर शिक्षित कराने वाला कभी वाक्य आ रहा है, आपको शिक्षित कराना है, तो आप जान लो आपको क्या लगाना है, टू गेट एजुकेटेड। बात समझे, ये एक जुगाड़ या शॉर्टकट याद रखिए कि जब कभी ऐसा हो तो आप ये शॉर्टकट याद रखिए। शिक्षित कराना है तो टू गेट एजुकेटेड, शादी कराना है टू गेट मैरिड। ऐसे सेंटेंस अब एक सेंटेंस ऐसे देख लेते हैं। अब इसमें भी हमारे पास टू नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था मॉडल जो हमारी होती है उनके बाद टू हमारा छिपा हुआ होता है। तो देखिए मॉडल है, यहाँ पे टू छिपा हुआ है समझ लीजिए। और उस सेंटेंस को हम आमतौर पे इधर से चलते थे, हम सेंटेंस को कहाँ से लाएंगे, उधर से लाएंगे। तो कभी कभी हम आमतौर पे ज़्यादातर सेंटेंस इधर से जा रहे थे, अब ये सेंटेंस इधर से आएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। और आपको हमने बताया था मॉडल्स के बाद टू छिपा हुआ होता, तो यहाँ पे टू छिपा हुआ उधर से सेंटेंस आएगा। ही किसके लिए लगा था, ऋषि के लिए। क्या हो जाएगा, ऋषि हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। ये सेंटेंस हमारा पूरा होता रहा। यहाँ पे क्या लगा दिया, टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर अपना क्लास वाइंड अप करते हैं। सेंटेंस लिखा है फुल्ली, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल। ये सेंटेंस आ गया। अब आप एक ही सेंटेंस आ गया, ये शायद एग्जाम में भी कभी आया था, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अब दिमाग में काम नहीं कर रहा है, इसमें दो सेंटेंस है, कहाँ से क्या करें। यहाँ पे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। तो सेंटेंस बनेगा वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, वॉक केयरफुली, नॉट टू फॉल, सावधानी पूर्वक चलो। नॉट माने नहीं, टू फॉल ताकि गिरने न पाओ, सावधानी पूर्वक चलो ताकि गिरने न पाओ, सावधानी पूर्वक चलो ताकि गिरने न पाओ। तो कहीं ना कहीं हिंदी अर्थ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमने आपको जहाँ पे क्लूज हो सकते थे वहाँ पे क्लूज दिए, जहाँ पे हिंट हो सकती थी, शॉर्टकट हो सकती थी वहाँ पे शॉर्टकट दिए। तो इनकी सहायता से हम सिंपल बना सकते हैं। इन्फिनेटिव की क्लास हमारी समाप्त हुई। अगला क्लास हमारा नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट फ्रेज का होगा, जो आपको कल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।